कि अवैध निर्माण हुआ है और उस भवन को बंद करके रखा है। वहां जाने की अनुमति किसने दी है, किसके साथ वो गए, और ये सहज रूप से नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा कर दिया जाए, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट पैदा किए जाए, और हमेशा इस तरह के वो बयान करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। और उनका नेता यहाँ आकर के उस मस्जिद में जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। जो वहाँ नज़दीक रहते थे, वो जो लोग वहाँ उसके अंदर रहते थे, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के एक भवन को वो इंगित कर रहे हैं कि इस भवन की ऊंचाई तो इस भवन से ज़्यादा ऊंची है। उनको ये मालूम नहीं है कि इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया है, ये स्थापित भी हो गया है, लेकिन जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है उसकी प्रॉपर परमिशन हुई है, और प्रॉपर परमिशन बनने के बाद भवन जो है वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, जबकि इसकी परमिशन नहीं है। बात सिर्फ ये है, वैध और अवैध की बात है। तो इसलिए इस सारी चीज़ को उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से बयान दे करके उनने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ FIR हुई है, जानकारी मिली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ FIR तक बात नहीं रहनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनने बहुत शांति प्रिय प्रदेश में आकर के इस प्रकार के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। जो कमेटी के मेंबर है, उनका ये कहना है कि वो भाजपा की बी टीम है, बी टीम के मेंबर है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बोलते रहे, उससे हमको उनकी क्लैरिफिकेशन देने की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, भवन अवैध होंगे, और जिस तरह का वो जिक्र कर रहे हैं कि हज़ारों हैं, बहुत सारे हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जा सकता है, लेकिन इस अवैध निर्माण के संदर्भ में अब पूरे हमारे शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जुड़ गई हैं। और ये उस तरह से नहीं देखा जा सकता, कोई इंडिविजुअल अगर अवैध निर्माण करता है उस तरह से इसको नहीं देखा जा सकता है। इसलिए जो भी कार्रवाई सरकार को करनी है, उस सारी कार्रवाई को मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। कल शिमला में सर रेडी फड़ी जो लगाएंगे, तहबदारी जो करेंगे, अब सरकार कह रही है कि उनके आगे उन्हें जो उनका प्रमाण पत्र होगा वो लगाना होगा, ID कार्ड पर बात की जा रही है। और कांग्रेस की ही जो आलाकमान है वो इसका अब उससे सहमत नहीं है, ये बयान आ रहा है। देखो, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज़ तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियाँ बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था, विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे, इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने ये बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीज़ें रोक दी गई थी। और सर, प्राइमरी स्कूल मर्ज किए गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने की प्रोसेस शुरू है, और अब कॉलेज का भी जिक्र हो रहा है कि कॉलेज भी मर्ज किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ों को लेकर के सुक्खू जी ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, और मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ। प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दौर वही चला है कि बंद करने के लिए क्या बचा है। बाकी सब कुछ बंद करने के दिशा में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं।
सरकार काम करने के लिए होती है, सरकार विकास करने के लिए होती है, और लगातार ये अभियान के रूप में चलाना कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। और मैं कल देख रहा था कि ऐसे एक ने अनेकों उदाहरण आए। मैं अपने क्षेत्र में गया था कल मुझे नोटिफिकेशन दिए कि मेरे वहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज की तीन बैच उसमें से निकल गए, भवन का शिलान्यास मैंने कर दिया, टेंडर उसका हो चुका, और उसमें से 10 करोड़ रुपए जो मैंने देख के रखा था उसकी चिट्ठी निकाल दी है, उसका कहा कि उसके पैसे को भी वापस ले लो, वो पैसे भी वापस मंगवा लिया। तो ये सारा जो चल रहा है वो प्रदेश हित में कतई भी नहीं है। प्रदेश के लोगों को बहुत निराशा है वर्तमान सरकार से, और मुझे लगता है कि गलतफहमी अब सब लोगों की दूर होनी चाहिए। कर्मचारी भाई भी बहुत ज़्यादा उम्मीद में थे, और मुझे लगता है कि अब उनकी भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई इस सरकार से। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में समय पर वेतन मिलता था। 2 वर्ष का कोविड का दौर रहा, तब भी समय पर वेतन, समय पर पेंशन, समय पर विकास के कार्य, ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन अभी सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपये देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है, बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान सरकार के का जिक्र आजकल जो है हमारे पड़ोस के राज्यों में खूब हो रहा है, इनकी गारंटियों का, कि कैसी कैसी गारंटियाँ दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है, जिनने दी है उनसे पूछो। अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आए थे शिमला, आराम करके चले गए, मिले किसी को नहीं, बोलते हैं शिमला में रहने के बाद। उनसे पूछना चाहिए था, अगर आप लोगों की पहुंच वहां तक हो सके, मीडिया वालों की, तो जरूर पूछिए उनको कि बहुत चीख चीख करके, पानी पी पी करके बोला था उस वक्त, गला फाड़ फाड़ करके बोला था कि 1500 रुपये कैबिनेट की पहली बैठक में दे दिए जाएंगे, और कहा था कि 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी, 300 यूनिट बिजली दे दी जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। मैं उस पर अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग पड़ाव में से गुजरते हुए 74 वर्ष का उनका आयु का ये पर्व हम बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े जोश के साथ मनाया गया। और उसी संदर्भ में एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे कार्यक्रम, सेवा के कार्य जो है पार्टी पूरे देश भर में 15 दिन तक करती रहेगी। और आज विधिवत जो है यहाँ शिमला के रिज मैदान में हम जहाँ पर मोदी जी के जीवन की इस यात्रा की जो एक झलक जो है लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शनी के रूप में यहाँ लगा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा जीवन जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा देता है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप प्रदर्शनी में जाएंगे, छोटा सा घर, और उस घर में जहां उनने, वडनगर में जहां उनने जन्म लिया 17 सितंबर 1950 को, और उसके पश्चात उस यात्रा के जीवन की, इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव का इस पर जिक्र है। बहुत संघर्ष के जीवन में से होकर के गुजरे हैं, और बचपन से लेकर के अभी तक की बहुत सारी घटनाओं का ये प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर जिक्र करती है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे परिवार से कोई व्यक्ति आगे संघर्ष करते हुए यहाँ पर पहुँचना, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो गरीब परिवार में जन्म लेता है, संघर्ष की ज़िंदगी जीता है, और कभी उस संघर्ष के दौर में थक करके बैठ जाता है। उस व्यक्ति के लिए
उस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो आगे फिर से बढ़ करके अपने लक्ष्य की ओर चल सकता है, बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जो है हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। 4 बार गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 60 वर्षों के इतिहास के बाद देश में एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। और आज देश के ही नहीं दुनिया के सर्व लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता हैं तो नाम नरेंद्र मोदी जी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत कोई नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने देश की जनता की सेवा की है उसकी झलक हमारे सामने इस प्रदर्शन के माध्यम से है। गरीब आदमी को आवास देना, गरीब लोगों को अन्न देना, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मदद करना, ये उन योजनाओं का एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान पूरे देश भर के लिए रहा है। और आज मैं विशेष तौर से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं, पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूं इस पर, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ भी बहुत बड़ा ताल्लुक रहा। जीवन का बहुत बड़ा वक्त उन्हें हिमाचल प्रदेश में गुजारा है और हिमाचल प्रदेश का यानी कि पहाड़ जो हिमालय में गुजारा है। और इसलिए हिमालय की परिस्थितियों को, हालात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और उस दृष्टि से हिमाचल के लोगों का भी उनके साथ लगाव है। 2014 के बाद हिमाचल से जो भी सहयोग उनने मांगा केंद्र में सरकार बनाने के लिए, 2014 में भी 4 सीटें हमने जीती, 2019 में भी हमने 4 सीटें जीती और 2024 में भी हमने 4 सीटें जीती। और इस तरह से ये मोदी जी को हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का सहयोग, समर्थन जो है आगे भी लगातार जारी रहेगा। सर, शिमला में अवैध मस्जिद जहां पर पुलिस की सिक्योरिटी है, स्थानीय लोगों के जो वहां आसपास रह रहे हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद प्रवेश मिलता है। लेकिन कोई नेता हैदराबाद से यहां पहुंचते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है और उसको वायरल किया जाता है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। भाजपा कैसे इस पूरे इशू को देखती है? देखिए, इस सारे मामले को लेकर के हम पहले भी बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं। मैं कल भी जो मीडिया के कुछ साथी आए थे मिलने, उनसे बात की है। पहली बात कि अवैध निर्माण हुआ है और उस भवन को बंद करके रखा है। वहां जाने की अनुमति किसने दी है, किसके साथ वो गए? और ये सहज रूप से नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा कर दिया जाए, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट पैदा किए जाए, और हमेशा इस तरह के वो बयान करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। और उनका नेता यहाँ आकर के उस मस्जिद में जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। जो वहाँ नज़दीक रहते थे, वो जो लोग वहाँ उसके अंदर रहते थे, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के एक भवन को वो इंगित कर रहे हैं कि इस भवन की ऊंचाई तो इस भवन से ज़्यादा ऊंची है। उनको ये मालूम नहीं है कि इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया है, ये स्थापित भी हो गया है, लेकिन जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं हो सकता है उसकी प्रॉपर परमिशन हुई है और प्रॉपर परमिशन बनने के बाद भवन जो है वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, जबकि इसकी परमिशन नहीं है। बात सिर्फ ये है, वैध और अवैध की बात है। तो इसलिए इस सारी चीज़ को उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से बयान दे करके उनने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ FIR हुई है, जानकारी मिली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ FIR तक बात नहीं रहनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि उनने बहुत शांति प्रिय प्रदेश में आकर के इस प्रकार के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। तो कमेटी के मेंबर है, उनका ये कहना है कि वो भाजपा की बी टीम है, बी टीम के मेंबर है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी बोलते रहे, उससे हमको उनकी क्लैरिफिकेशन देने की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, भवन अवैध होंगे और जिस तरह का वो जिक्र कर रहे हैं कि हज़ारों हैं, बहुत सारे हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जा सकता है। लेकिन इस अवैध निर्माण के संदर्भ में अब पूरे हमारे शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जुड़ गई हैं और ये उस तरह से नहीं देखा जा सकता। कोई इंडिविजुअल अगर अवैध निर्माण करता है उस तरह से इसको नहीं देखा जा सकता है। इसलिए जो भी कार्रवाई सरकार को करनी है, उस सारी कार्रवाई को मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। कल शिमला में सर रेहड़ी फड़ी जो लगाएंगे, तहबदारी जो करेंगे, अब सरकार कह रही है कि उनके आगे उन्हें जो उनका प्रमाण पत्र होगा वो लगाना होगा, आईडी कार्ड पर बात की जा रही है। और कांग्रेस के ही जो आलाकमान है वो इसका अब उससे सहमत नहीं है, ये बयान आ रहा है। देखो, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज़ तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियाँ बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था, विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहें इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने यह बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीज़ें रोक दी गई थी। और सर, प्राइमरी स्कूल मर्ज किए गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने की प्रोसेस शुरू है और अब कॉलेज का भी जिक्र हो रहा है कि कॉलेज भी मर्ज किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ों को लेकर के सुक्खू जी ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है और मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ। प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दौर वही चला है कि बंद करने के लिए क्या बचा है। बाकी सब कुछ बंद करने के दिशा में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। सरकार काम करने के लिए होती है, सरकार विकास करने के लिए होती है, और लगातार ये अभियान के रूप में चलाना कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। और मैं कल देख रहा था कि ऐसे एक ने अनेकों उदाहरण आए। मैं अपने क्षेत्र में गया था कल मुझे नोटिफिकेशन दिए कि मेरे वहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज की तीन बैच उसमें से निकल गए, भवन का शिलान्यास मैंने कर दिया, टेंडर उसका हो चुका, और उसमें से 10 करोड़ रुपए जो मैंने देख के रखा था उसकी चिट्ठी निकाल दी है, उसका कहा कि उसके पैसे को भी वापस ले लो, वो पैसे भी वापस मंगवा लिया। तो ये सारा जो चल रहा है वो प्रदेश हित में कतई भी नहीं है। प्रदेश के लोगों को बहुत निराशा है वर्तमान सरकार से, और मुझे लगता है कि गलतफहमी अब सब लोगों की दूर होनी चाहिए। कर्मचारी भाई भी बहुत ज़्यादा उम्मीद में थे और मुझे लगता है कि अब उनकी भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई इस सरकार से। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में समय पर वेतन मिलता था। 2 वर्ष का कोविड का दौर रहा, तब भी समय पर वेतन, समय पर पेंशन, समय पर विकास के कार्य, ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन अभी सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपये देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है, बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान सरकार के का जिक्र आजकल जो है हमारे पड़ोस के राज्यों में खूब हो रहा है, इनकी गारंटियों का, कि कैसी कैसी गारंटियाँ दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है,
जिनने दी है उनसे पूछो। और हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आए थे शिमला, आराम करके चले गए, मिले किसी को नहीं बोलते हैं शिमला में आज रहने के बाद। उनसे पूछना चाहिए था, अगर आप लोगों की पहुंच वहां तक हो सके मीडिया वालों की, तो जरूर पूछिए उनको कि बहुत चीख चीख करके, पानी पी पी करके बोला था, उस वक्त गला फाड़ फाड़ करके बोला था कि 1500 रुपये कैबिनेट की पहली बैठक में दे दिए जाएंगे, और कहा था कि 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी, 300 यूनिट बिजली दे दी जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। मैं उस पर अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे।